किसकी शहर सरकार, बहुत दिनों से इस बात की चर्चा थी, लेकिन आज सुबह से कभी पलड़ा बीजेपी का आगे तो कभी कांग्रेस की हम बात करें उसका आगे है। हमने बहुत पहले ये कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए खोने को कुछ नहीं है, लेकिन जीत के लिए पूरा आसमान उसके पास है। तो कह सकते हैं कि 16 नगर निगम में, जिसमें कांग्रेस कभी 0 पर हुआ करती थी, यानी उसके एक भी नगर निगम नहीं थी, इस बार वो 3 पर तो जीत रही है। बाकी पर शाम तक क्या स्थिति बनेगी, इसके लिए वोटों की गिनती और बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। जबलपुर में भी कांग्रेस आगे है, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इस बार बहुत कुछ पाने की कोशिश की और पाया भी है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने भी कांग्रेस की जीत का दावा किया है। हम चर्चा के पहले सुनवाते हैं कि लखन घनघोरिया क्या कह रहे हैं, उसके बाद चर्चा पर आते हैं। शहर के महासंग्राम में आज जिस तरीके से कांग्रेस लगातार लीड कर रही है, लगातार कांग्रेस बढ़त बना रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी। जिस तरीके से आज ये कांग्रेस लीड बना रही है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे लीड को? आम जनमानस में कांग्रेस के प्रति एक अलग समर्थन का रुझान और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोष था। कारण स्पष्ट है कि उपेक्षा का दंश लंबे समय से जबलपुर संस्कारधानी झेल रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। जल प्लावन में 3 इंच की बारिश में पूरा शहर डूबता है और गर्मी में भरे त्योहारों में लोग पानी से महरूम रहते हैं, पीने का पानी नहीं रहता है। चारों तरफ कचरों के ढेर का अंबार लगा। इसको यदि भारतीय जनता पार्टी विकास कहती है तो मैं समझता हूं कि फिर विनाश की परिभाषा बदल देना चाहिए। यही कारण है कि जबलपुर की पूरी पब्लिक जबलपुर की कांग्रेस के साथ खड़ी रही और कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी। वार्डों की अगर बात करें लखन जी, तो वार्डों में भी कांग्रेस जो है लगातार बढ़त बना रही है। भाजपा कहीं ना कहीं पीछे होती नजर आ रही है। एक रूपता के साथ, एकजुटता के साथ अच्छा सिलेक्शन कांग्रेस का रहा है, इसलिए हमको परिणाम बेहतर मिलेंगे। बिल्कुल, परिणाम बेहतर मिलेंगे। ये थे कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी, जो लगातार हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि परिणाम बेहतर मिलेंगे। जबलपुर से कैमरा पर्सन कदीर खान के साथ देवजीत देव। तो कुल मिलाकर हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 विशेष मेहमान। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी गौरव चतुर्वेदी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी, और इंदौर से जुड़ेंगे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भाजपा ने अपने कार्यालय में वॉर रूम बना रखा है, इलेक्शन वॉर रूम। उसकी तरफ भी रुख करते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है और मतगणना शुरू जिस प्रकार से हुई है तो एक तरह से हम ये भी कहें कि भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुल चुका है। बुरहानपुर से में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि वॉर रूम बनाया गया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी बैठे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। जिन सभी नगरीय निकायों में मतगणना की जा रही है उन सभी जगहों की जानकारी लेकर के कहाँ क्या दिक्कतें हो रही हैं, सभी चीजों पर भी यहाँ पर बहुत बात हो रही है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है और इस माहौल के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा किस प्रकार से जीत रही है। इन सभी चीजों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं। सर, क्या स्थितियां अभी दिखी? नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और अभी जो सबसे पहला परिणाम आया है बुरहानपुर का, भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में काम कर रही है। उसी के लिए तीसरे जो नगरीय सरकार है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से जैसा बुरहानपुर का परिणाम आया, ऐसे परिणाम सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं से आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। शैलेंद्र शर्मा जी भी हैं। सर, लगातार आप लोग लगे रहे, इस टीम में जुटे रहे वॉर रूम की, तो आपकी जो तैयारियां रही तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस बार हम देखें तो 16 में कहीं न कहीं सेंध लग रही है। 16 सोने ऐसा लग रहा है कि आपका नहीं होगा। नहीं, देखिए, अभी तो परिणाम शुरुआत है। पहला परिणाम आया है बुरहानपुर का, जो सबसे कठिन सीट हर प्रकार से, राजनीतिक दृष्टि से देखें, डेमोग्राफिक हिसाब से देखें, हर तरह से उसको कठिन सीट बीजेपी के लिए माना जाता है। उस सीट पर हम जीते हैं, वहां से
महापौर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की जीती है। सभी सीटों पर जैसा भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था वैसे ही परिणाम आ रहे हैं। अभी आप नगर निगम के वार्डों का देखेंगे तो इंदौर 85 में से 75 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। भोपाल में 50 से अधिक वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे, महापौर प्रत्याशी तो आगे हैं ही। तो परिणाम सिर्फ महापौर प्रत्याशी के नहीं, नगर निगमों पर पार्षदों की संख्या के साथ हम कब्जा कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर के आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं तो उनको इस बात का एहसास है कि जो उन्होंने मेहनत की है तो वो मेहनत अब कहीं न कहीं फलीभूत नजर आ रही है और अब वो कहीं न कहीं विजय के रूप में दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, IND24 भोपाल। तो हमने सुना कि वॉर रूम की क्या स्थिति है। वॉर रूम का कहना यह है बीजेपी का कि जो हमने सोचा था वैसा ही घटित हो रहा है, वैसा ही नतीजे आ रहे हैं। गौरव जी, आपने लंबे समय से पत्रकारिता की है और लगातार इस चीज़ को आप देख रहे हैं। क्या ये जो बीजेपी की रणनीति थी, जो गणित था, उसी के हिसाब से नतीजे आ रहे हैं? अगर भाजपा के वार रूम के अनुसार हम बात करें कि अपेक्षित परिणाम आ रहे हैं तो राघवेंद्र जी आप भी जानते होंगे, मालू जी भी जानते हैं और राजावत जी भी जानते हैं कि वैसे अपेक्षित परिणाम नहीं है जैसे उन्हें हमेशा चुनाव के बाद मिलते रहे। अब आप मालू जी को मत फंसाइए, मालू जी तो मर्यादा में बंधे हुए हैं, वो तो वही कहेंगे जो वार रूम कह रहा है। ये इसलिए, लेकिन आप सच बोल सकते हैं इसलिए मैं आपकी तरफ मुखातिब हुआ हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा के पास केंद्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नेतृत्व है, स्थानीय प्रादेशिक स्तर पर बहुत बड़ा नेतृत्व है, मजबूत संगठन है जी। उसके बाद भी जो मौजूदा रुझान में अगर हम जीत हार के अंतर को देखें तो वो बहुत ही कम जा रहा है पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुकाबले। ये सिर्फ कहने की बात है कि ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, स्थानीय स्तर का चुनाव है, लेकिन एक पूरी पार्टी का जो कोर वोट है वो हमें पहले चरण में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पहले चरण के मतदान की बात करें तो 62% हुआ था, दूसरे चरण में 72% मतदान हो गया। तो 10% की जो मेहनत भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और चुनाव आयोग के लोगों ने बाद में की मतदाता पर्चियां बांटने को लेकर के, उसके बाद जो मतदान आया है वो हम मान सकते हैं कि भाजपा की मेहनत का है। लेकिन अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में जो वोट हमें सामने नजर आ रहा है वो एक कांग्रेस का और बीजेपी का बेस वोट नजर आ रहा है। जो हार जीत के अंतर हैं कोई बहुत बड़े अंतर नहीं है, एक आध दो जगह पर अगर आप छोड़ दें, लेकिन टोटलिटी में अगर हम काउंट करें, जैसे छोटे छोटे जगह पर नगर पालिका और नगर परिषदों में जो पार्षद कांग्रेस के जीते हैं वो पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में बाहर आए हैं। तो भाजपा को अब आकलन करना होगा सत्ता और संगठन दोनों को, क्योंकि मजबूत टीम और केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व के बाद अगर जीत हार के अंतर कम हो रहे हैं तो इस पर विचार पार्टी को करना चाहिए। देखिए, कोई भी आदमी हार तब मानेगा जब वो स्वीकार करे सार्वजनिक रूप से। अभी तो कोई हार मानने को तैयार नहीं। जैसे अखाड़े में होता है कि जब तक पहलवान चित ना हो जाए, और हम अक्सर कहा करते हैं कि चित होने के बाद भी जब तक वो ची ना बोल दे तब तक वो कहाँ सुधार की गुंजाइश शुरू होती है। तो बीजेपी तो जब ये कह रही है वार रूम में कि सारे नतीजे उसकी योजना के मुताबिक आ रहे हैं, अगर उसमें 16 नगर निगम में से 3 कांग्रेस जीत रही है और ये बीजेपी के रणनीति के मुताबिक कांग्रेस की जीत हो रही है 3 पर, तो ये एक बार फिर पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी रणनीति थी जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस को भी 3 सीट देना तय किया था। मैं लौटूंगा आपके पास गौरव जी, बहुत सारी बातें। इंदौर भी का भी एक बड़ा प्रश्न है। हमारे साथ इंदौर से मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद जी जुड़ गए हैं। गोविंद मालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पार्टी जीत की तरफ जा रही लेकिन 3 नगर निगम खोकर, कैसा देखते हैं आप इसको? राघवेंद्र जी, जहां पर हमारा वोट कम मिल रहा है हमें, अभी अंतिम परिणाम फिर भी बाकी है। वही जब तक तो अभी वही बात हुई, जब तक चित ना हो जाए, जब तक चीना बोले, अंतिम परिणाम रुझान बता रहे हैं कि मामला गड़बड़ है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं खानूंगा जी। हमको लोग जब अंतिम परिणाम आएंगे, अंतिम तेजी आएगी, तो हार जीत अलग बात है, जनादेश का सम्मान करना है, लेकिन कहाँ कमी रह गई और कहाँ जो हमको मिला उससे ज्यादा और क्यों नहीं मिला, हम दोनों बात का आकलन करते हैं। यदि हम इंदौर 1.5 लाख से जीतेंगे, बिल्कुल आकलन करेंगे। मालू जी, मैं 2 मिनट रुकूंगा आपको। सागर से आपके लिए अच्छी खबर है, आपकी संगीता सुशील तिवारी चुनाव जीत गई हैं सागर नगर निगम का।
बुरहानपुर में बीजेपी जीत चुकी है, पहली घोषणा है। बुरहानपुर, सतना, खंडवा यहां भाजपा चुनाव जीत गई है और सागर का नतीजा आया, सागर में संगीता सुशील तिवारी भी चुनाव जीत गई है। इस तरह बीजेपी 4 नगर निगम पर चुनाव जीत चुकी है। ये बड़ी खबर है। इसके साथ जबलपुर में कांग्रेस आगे है। हम सुन रहे थे लखन घनघोरिया को, वहां जबलपुर में पार्षदों में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है और नगर निगम में तो मेयर के पद पर कांग्रेस की बढ़त है। तो ये 3-4 बड़ी खबर थी। और दूसरी बड़ी खबर ये कि सिंगरौली में आप पार्टी ने अपना खाता खोला है। वहां सबको पता था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सभा की थी, तो सिंगरौली कह सकते हैं कि जो विधानसभा में जहां नतीजे आए थे तब नंबर 2 पर सिंगरौली में आपके प्रत्याशी रहे थे। उस लिहाज से सिंगरौली ने एक प्रत्याशी अपना नगर पालिका इसमें नगर निगम में जीता है। तो ये बड़ी खबर थी जो हमने आपसे शेयर की। अब लौटते वापस चर्चा पर। मालू जी, आपके लिए बधाइयां कि आप 4 नगर निगम जीत गए हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आप हार रहे हैं उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, अभी हारे नहीं है, अंतिम परिणाम आने दीजिए जी। जो हारेंगे हम उस पर समीक्षा करेंगे और जहां जीते हैं वहां और ज्यादा से क्यों नहीं जीते इस पर भी समीक्षा करेंगे। ये हमारी पार्टी की आंतरिक संगठनात्मक रचना है और पद्धति है। हम उस आधार पर आकलन करेंगे कहाँ पार्षद हमारे और ज्यादा भी जीतना थे, कहाँ पर हमारा कैंडिडेचर के चयन में कमजोरी रही या हमारे स्थानीय स्तर पर क्या दिक्कतें रही। लेकिन कुल मिलाकर राघवेंद्र जी तो हमारा बूथ की इकाई, जिसको हम अपना प्रमुख से लेकर के और बूथ को मजबूत बनाने की जो टीम थी, ये उसकी जीत। ये सब दूर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभूतपूर्व मतों से जीत रहे हैं। तो पहले भी कई सारे राजनीतिक विश्लेषक कई सारी सीटों पर हमको कह रहे थे कि सागर के बारे में ही कहते थे कि सागर तो हार जाएंगे। वहां पर हम बुरहानपुर के बारे में कहते थे कि ये धनात्मक रचना और उसका परीक्षण था कि हमारी जो त्रिदेव और उसकी चुनाव सफल और सागर रही है और जनता हमारे प्रति कितना हम पर भरोसा करती है, विश्वास जताती है और जनता के लिए हमने जो काम किए उसका ही लिटमस टेस्ट था जिस पर हम खड़े हुए। मैं समझता हूँ कि ये परिणाम आए हैं, ये हम हर परिणामों की समीक्षा करेंगे। लेकिन 16 ही नगर निगम का हमारा ये था, यदि हमको एक आध रह जाते हैं तो हम उस पर भी आकलन करेंगे, क्योंकि हम तो पूरी जीत चाहते हैं, संपूर्ण जीत, कंप्लीट विक्ट्री। तो हम उसके लिए लगातार प्रयास करते भी हैं और आगे भी करेंगे। गोविंद जी, एक सवाल मेरा रहेगा आपसे जो मैं आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, वो ये कि पहले दौर में मतदान का जो प्रतिशत घटा था, कम हुआ था, उस पर बीजेपी ने दूसरे चरण के मतदान में क्या रणनीति अपनाई, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया? उसके अलावा जो आपने कहा कि राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि बीजेपी की कई जगह स्थिति खराब है, उसमें सागर बुरहानपुर दोनों शामिल थे, वहां से आप जीत दर्ज कर रहे हैं, इसलिए आप कम से कम उनको जरूर धन्यवाद दें जिन्होंने ये कहा था कि आप उन इलाकों में कमजोर है, सागर और बुरहानपुर जैसी सीटों पर, क्योंकि अगर वो आपको नहीं जगाते तो शायद आप जाग नहीं पाते और स्थिति दूसरी होती। इसलिए निंदक नीरे और आलोचकों की आप जय जयकार करिए, ये मेरा आपसे कहना था। कांग्रेस के जो हमारे साथी मेरा सिद्धार्थ जी, कांग्रेस इस बार जो हमने शुरुआत में कहा था कि खोने के लिए उसके पास कुछ था नहीं और जीतने के लिए पूरा आसमान था। कमलनाथ जी ने कहा था कि उनका हेलीकॉप्टर पूरे मध्य प्रदेश में जाने के लिए तैयार है और ये भी उन्होंने कहा था कि इस बार वो हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे, जैसे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी का शॉट होता है। तो ये जो 3 जगह आप बढ़त बनाए हुए हैं, क्या ये कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर शॉट है या आपकी संगठन की रणनीति है? क्या किस ढंग से देखते हैं इसको आप? देखिए सिंह साहब, जिस समय में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने कमान संभाली थी भोपाल मध्य प्रदेश पीसीसी की, उस समय पे हमारे पास कुछ भी नहीं था। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारा संगठन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और उन्होंने आके एक माला में पूरा एक एक कार्यकर्ता को खड़ा किया, एक एक कैडर तैयार किया और आपने उसकी सफलता 2018 में देखी थी। जो हमें जनता द्वारा जो मैंडेट मिला था, माननीय कमलनाथ जी 1.5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बखूबी 365 दिन में जो 365 उन्होंने घोषणाएं की थी उसकी रिपोर्ट कार्ड पेश किया और मध्य प्रदेश को एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए उन्होंने जो तैयारी की थी वो जनता ने स्वीकारा था। पर कैसे क्या लोकतंत्र को कैसे क्या अपाहिज किया गया वो सब जनता जानती है, मैं उस पर नहीं आना चाहता। अभी आपने जैसे 2-3 बात कही और मालू जी ने भी 1-2 बात कही, उनकी बात मैं बड़ी गौर से सुन रहा था
और वो बोल रहे थे कि जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता का वो है क्योंकि हमने काम किया है। और आपने एक बात पहलवान की बोली थी कि दो पहलवान लड़ते हैं तो उसमें जब तक वो हार नहीं मानते, हाँ ये मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारा पहलवान पूरी तरह कांग्रेस का जो लड़ रहा है वो मैदान में डटा हुआ है, पर जिस प्रकार से पाकिस्तान की टीम खेलती थी और उनके संग दोनों एम्पायर उनके साथ होते थे, उसी प्रकार से भाजपा का जो पहलवान खेल रहा है उसके साथ में जो रेफरी है वो उनके साथ में है। तो हमारी लड़ाई न केवल भाजपा के पहलवान से है, उसके संग के रेफरी से भी है। ये भी आपको मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आप ज़्यादा संगीन बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि अगर रेफरी भी उनके साथ है तो फिर आप मैदान से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? और नहीं, जब जीत रहे हैं तो एक मिनट जीत रहे हैं तो वो आप मीठा मीठा गप नहीं तो देखिए वहां रेफरी का मेरा ये कहना कि वो मामला विवादित सिंह साहब, विवादित नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। व्यवस्था पर सवाल खड़े करेंगे तो आप जी। सिंह साहब सुनिए आगे जी। माननीय कमलनाथ जी ने 3 दिन पहले प्रेस वार्ता में बोला था पीपीपी, पुलिस प्रशासन पैसा, जो भाजपा पूरी तरह से इसमें इस्तेमाल कर रही है और उसका उदाहरण देखने को मिलता है। आप टीकमगढ़ के जतारा में जाइए, निर्वाचन आयोग एक हमारे जिला पंचायत में उसको सर्टिफिकेट दे देता है और उसके बाद बाकायदा पुलिस जाती है, एसपी का फोर्स जाता है, एसडीएम जाता है, उनके घर में तोड़फोड़ करता है, दबाव बनाता है कि ये सर्टिफिकेट वापस दो। और आपने देखा कि हम लोगों ने पंचायत में जब मतपत्र से हमारे जो चुनाव हुए हैं उसमें 85% कांग्रेस ने उसमें अपनी जीत हासिल की है। किस प्रकार से, और आप निकाय चुनाव में देखिए, आप अभी 16 महापौर की जो है अभी 11 की गणना चल रही है। 11 में आप देखिए कई जगह ऐसी हैं, जैसे आप शिवपुरी देख लीजिए, गुना देख लीजिए, ग्वालियर देख लीजिए, मुरैना देख लीजिए, हमारा चंबल लाहौर देख लीजिए, भिंड देख लीजिए, जहाँ पे कांग्रेस के पार्षदों को भारी बहुमत से जीत मिल रही है। जी, तो उसमें जिधर जिधर हमारे नेता तत्पर होकर खड़े हुए हैं, जो हमारे पहलवान खड़े हुए हैं, जो बिल्कुल प्रशासन से भी लड़ने के लिए तैयार है, और ये माननीय कमलनाथ जी ने भी बोल दिया था कि जो बिल्ला पहने हुए काम कर रहा है तो वो सचेत हो जाए कि आज के बाद कल भी आएगा, और ये अवश्य है। तो आज के बाद कल आएगा ही आएगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने जो संगठन खड़ा किया, जो कार्यकर्ता खड़े किए, जो युवाओं को मौका दिया, आप देख लीजिए हमारे 16 निकायों में हमने सारे चेहरे एक से एक अच्छे चेहरे दिए, पर कई जगह पे ऐसा हुआ है कि हमारा जो संगठन था वो पूरी तरह से कार्य कर रहा था, पर उसके विपरीत भी एक हवा चल रही थी जो मैं आपको आपत्तिजनक जैसा आपको लगता है, मैं उस रूप में नहीं कहूंगा, पर कई लोग भाजपा के बिल्ला पहनकर भाजपा के साथ में कार्य कर रहे थे। बिल्कुल गौरव जी, दरअसल हम चुनाव निर्वाचन आयोग या उस पर हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के भीतर इस बार हमने असंतोष देखा था टिकटों के वितरण में, मेयर प्रत्याशी के चयन में, वो असंतोष भी कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट मार रहा है। कहीं ना कहीं उस वजह से बीजेपी जो क्लीन स्वीप करती थी, इस बार वो संघर्ष कर रही है। भले उसने 4 सीटें जीत ली, कांग्रेस 3 पर आ गए। हमें लगता है कि ये आंकड़ा घट बढ़ हो सकता है शाम तक, लेकिन कांग्रेस का भाजपा जैसे संगठन के सामने 3 सीट जीत कर अभी तक लाना, ये भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में राजनीतिक दल देख सकते हैं। अलग बात है कि बीजेपी इसको कितना स्वीकार करेगी। क्या इसमें भाजपा का असंतोष भी शामिल है? स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस इस बार के चुनाव में एकजुटता के साथ लड़ी थी, लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें, एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके और हमारे सामने अभी जब चुनाव परिणाम आए हैं, दमोह शहर का है, जहां पर जयंत मलैया कद्दावर मंत्री भाजपा के हुआ करते हैं, उनके पुत्र ने बागी होकर अपनी पार्षदों को चुनाव लड़ाया और लगभग 7 सीटों पर वो चुनाव जीते हैं। 18 सीटों पर कांग्रेस जीती और 14 सीटों पर भाजपा रह गई। तो इस तरीके की स्थिति सिर्फ दमोह की नहीं थी, पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके की स्थितियां बनी हुई थी। कई जगह पर, कहीं पर भाजपा के प्रत्याशी उतर गए, कहीं पर भाजपा के प्रत्याशियों को अंतिम समय तक मना लिया गया, लेकिन उतनी देर में जो पार्टी को नुकसान हो सकता था वो पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो गया। महापौर पद के जो रिजल्ट आ रहे हैं और रुझान आ रहे हैं, अगर हम उसको छोड़ दें और पार्षद की बात करें, तो पार्षद की स्थिति में नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और नगर निगम में भी कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है पहले के मुकाबले इस बार के चुनाव में। भाजपा को एक सबसे बड़ा नुकसान गुटबाजी और टूट फूट का हुआ है, और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है इस बार पहले चरण में, वो कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो सक्रियता रहती थी
उसका ठंडा रहना रहा, जो एक्टिव मोड में नहीं रहे। ये जो परिणाम है वो कोर, जैसे इंदौर की बात करें हम या भोपाल की बात करें, एक कोर वोटर के तौर पर जो भाजपा का वोट है उसमें कांग्रेस सेंध नहीं लगा पाई, लेकिन बाकी जगह पर कांग्रेस सेंध लगा गई और कुछ लाभ उठाने की स्थिति में आ गई। गौरव जी, एक चीज और थी, जो बीजेपी ने पहले चरण के मतदान में थोड़ी सी सुस्ती दिखाई थी, उस सुस्ती में क्या बीजेपी में जो टिकट वितरण का मामला था वो भी कहीं ना कहीं उसने रोल प्ले किया, क्योंकि टिकट वितरण जिस ढंग से हुआ था उसको लेकर भी भाजपा के भीतर बड़ा असंतोष था, और उस असंतोष को बीजेपी में कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट ग्रुप होता है वो उसको मैनेज नहीं कर पाया था, और उसी के चलते वोट का जो प्रतिशत है वो नीचे गया। जब इस बात का हल्ला हुआ कि वोट कम पड़ रहा है, भाजपा को नुकसान हो रहा है, और भोपाल से जब ये दिल्ली तक बात गई, तब दूसरे दौर में पार्टी सक्रिय हुई, जागी, और फिर बाकी का जो मतदान था उसमें जैसे आपने जिक्र किया कि 50-55 जो वोट प्रतिशत था जो 70-72 तक चला गया, सेकंड फेज की हम बात करें, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के जो भीतर सीनियर लीडर होते हैं, जैसे गोविंद मालू जी जैसे जो वरिष्ठ नेता है, इनसे इस उम्र के या इनसे थोड़ी सी नीचे की पायदान के जो उनके कार्यकर्ता, उनकी उपेक्षा क्या भाजपा को भारी पड़ी पहले दौर में? देखिए राघवेंद्र जी, अगर सही तरीके से इसका आकलन किया जाए तो एक सबसे बड़ा अगर हम उदाहरण देखें कि मध्य प्रदेश भाजपा ने ही नहीं, पूरे केंद्रीय स्तर पर भाजपा में जिस तरीके से नए नेताओं को उभारने के लिए कम उम्र के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया गया है, एक सबसे बड़ा रोल उसने अदा किया। दूसरा रोल, कई जगह पर स्थापित पार्षद जो सीधे सीधे चुनाव जीत सकते थे और आसानी के साथ चुनाव जीत सकते थे, उनको चुनावी दौड़ से बाहर कर दिया। अब होता क्या है कि जब भी कोई पार्षद, जैसे पिछली बार जो पार्षद जीता था, वो जीतने के बाद अपने आसपास के 4 वार्डों में मेहनत करता है कि अगले बार अगर ये वार्ड मेरे अनुरूप हो गया तो मैं यहां से चुनाव लड़ लूंगा। इस चुनाव में जो पहले चरण के स्थिति में जो सामने नजर आई, बातें नजर आई, उसमें सबसे बड़ी रही कि जो पार्षद पिछली बार चुनाव लड़े थे वो एकदम से साइलेंट हो गए जब उनके टिकट काट दिए गए। उनकी जो टीम थी पूरी की पूरी, वो टीम साइलेंट हो गई, जिसके कारण वो अपेक्षित परिणाम नहीं आए जो अपेक्षित परिणाम भाजपा को मिल सकते थे। और एक सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को यहाँ, यानी जो पार्षद था उसकी टीम उसकी अपनी निजी टीम हो गई, जो बीजेपी के भीतर नहीं होता था। पार्षद की टीम यानी पार्टी की टीम होती थी। लेकिन जो इस बार देखने को मिला है गोविंद मालू जी, इस बार जो बीजेपी के अंदर बदलाव नजर आया वो ये कि अगर किसी पूर्व पार्षद का टिकट कटा तो उसकी पूरी टीम को पार्टी ने हाशिए पे खड़ा किया और फिर एक नई टीम बनाई, जो कांग्रेस के अंदर तो दिखता था कई बार, लेकिन बीजेपी में मुझे लगता था कि ये एक किस्म का अपराध था जो इस बार देखने को मिला। पार्टी का कार्यकर्ता लीडर का कार्यकर्ता होकर रह गया, यानी वो प्राइवेट लिमिटेड हो गया, पर्सनल हो गया। इसको आप किस ढंग से देखते हैं? एक बात। दूसरी बात, दमोह का जिक्र किया गौरव जी ने कि दमोह में बागी नेता की वजह से भाजपा के पार्षद भी कम हो गए, कांग्रेस ने बढ़त बनाई। इस पर आपकी राय, फिर मैं अगला सवाल आपसे करूंगा। राघवेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत साथ आदमी चला जाता है, सब काम करते हैं, इससे जिसके लोगों को छोड़ दिया जाए जो व्यक्तिगत नाराजगी रखती है, लेकिन उनको भी मना लिया जाता है। और लगभग अमूमन सब लोग चुनाव के काम में लगे, संगठनात्मक तो उनको जिम्मेदारी दी गई, बूथ की पूरे उस बूथ की क्लस्टर बनाए थे उनकी, या एक विधानसभा या एक वार्ड की उसके जो सेक्टर बनाए थे उनकी, तो उन्होंने बखूबी काम किया। कुछ इक्के दुक्के लोग जो होते हैं उनसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, और न कोई ऐसी खुदबाजी न कोई ऐसा व्यक्तिवाद नजर आया कहीं भी। कुल मिलाकर ये बात थी। लेकिन जहां तक आपने दमोह की बात की, ये वास्तव में सोचनीय है कि हमारे निर्दलीय वहां पर जो हमारी पार्टी के लोग लड़े तो जीते, इस पर हम आत्मिक रूप से विचार करना चाहिए ऐसा क्यों हुआ और उसके बाद में परिणाम। गोविंद जी, इसी से जुड़ा एक सवाल, इसी से जुड़ी एक बात और गोविंद जी, में भरोसा करते हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। एक और बात थी इसी से जुड़ी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? इसी से जुड़ी एक बात थी, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। ये तो हुआ नगरीय निकाय चुनाव का, नगर सरकार का, जो जिसका जिक्र किया गौरव जी ने। लेकिन अगर हम जिले की सरकार की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, तो विदिशा जिला आपका ऐसा है जहां भाजपा के जिन नेताओं को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और वो बागी खड़े हो गए थे, वो सारे के सारे भाजपा के बागी चुनाव जीत गए और भाजपा के अधिकृत जो उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए। ये घटना विदिशा की है। इसी तरह की घटना छतरपुर में भी है। दमोह का आपको शहर की सरकार का जिक्र कर दिया है। तो ये हांडी के वो चावल हैं
जो आपको बताया जा रहा है, अगर विस्तार से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि एक दो घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो सवाल है कि नगर सरकारों में आपने बगावत को कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो जिला पंचायत में चुनाव हुए थे वहां भी इनडायरेक्ट चुनाव में भी आप थोड़ा सा पिछड़ गए, जो बीजेपी के भीतर कम होता था। जी राघवेंद्र जी, जो जिला पंचायत के जो पंचायत के चुनाव निर्दलीय आधार पर होते हैं, लेकिन उसमें कहीं कहीं उम्मीदवार के चयन में, हमारे समर्थित उम्मीदवार के चयन में कहीं कहीं कोई कोताही बरती जाती तो दूसरे जीत जाते, आखिर जीत कर भी आते हैं बीजेपी के जाते जी जो भी जीत के नाम यहाँ का बता रहे हैं, यदि ऐसा हुआ है तो कहीं नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे और जिला पंचायत हमारे दूर रहेगी। और जहां तक बाकी बात का सवाल है, तो कुछ जगह जो संगठनात्मक हमारी जो टीम है कहीं कमजोरी दिखाई, काम में कोताही बरती, या कोई व्यक्ति का कुछ आपसी मनमुटाव रहा, उसको हम आकलन करके और संगठन उसको दूर करने की कोशिश करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, केवल संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए उनकी उन मानसिक दुविधा है या प्रश्न है, उनका समाधान किया जा सकता है। ऑडियो में थोड़ी सी जी पार्टी लगातार करती है। पहले हमारे संगठन मंत्री की व्यवस्था होती थी, अब हमने समाप्त कर दी, तो कुछ जगह पर वो भी एक कारण रहा। दूसरी बात क्या है कि हमारे कार्यकर्ताओं में, देखिए, महत्वाकांक्षा तो होती सबकी, वो टिकटों में कोई ऐसा नहीं कि सभी कुछ सब कुछ ठीक स्क्रीनिंग होकर हो जाते हैं। कुछ जगह पर विधायकों को जो अतिरिक्त उनको एज मिलती है, उसके तहत वो कुछ लोगों को ऐसे को टिकट दे देते हैं जहाँ पर कि वो उसमें उस परफॉर्म नहीं कर पाते, अपने कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। इस बात की भी चिंता, क्योंकि संगठन ने पहले कह दिया था, विधायकों को भी हिदायत दी थी जी, तो वो संगठन पूरी तरह से उसके लिए अनुशासन कायम करने के लिए जो चुनौती और जो जिम्मेदारी दी उसको पूरा नहीं करा है, उसका आकलन करेगा, उस पर निश्चित ही आगे कार्रवाई करेगा। तभी हमारा जो सबदूर कुल मिलाकर जब तैली आएगी, तब आपको पता लगेगा कि पिछली बार से ज्यादा पार्षद हमारे जीते हैं। चलिए शाम तक सुशासन और हमारा जो पार्टी का एजेंडा है और पार्टी की जो रणनीति है और पार्टी के जो वैचारिक प्रक्रिया है, उसमें हम कितना नीचे तक ले जाने में कामयाब हुए हैं। हम कोई कांग्रेस की तरफ बिल्ले वाले, कांग्रेस बीजेपी के ऐसा डिफरेंस नहीं करते हैं। हम तो ट्रांसपेरेंसी के साथ, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, आपको बताया, ट्रांसपेरेंसी के साथ। पहले जैसे बूथ लूट लिए जाते थे दिग्विजय सिंह सरकार में, तो पूरे मोहल्ले के मोहल्ले साफ कर दिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के। ऐसा नहीं किया। पिछली बार जब आप पिछले 11 ये नगर निगम के चुनाव की बात कर रहे हैं, पहले फेज की 17 तारीख के, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन मतदाता सूचियों का हमें ही हुआ था, क्योंकि मतदाता दिग्विजय सिंह जी पे आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट सिद्धार्थ जी आप गुस्सा मत करिए, आराम से तसल्ली से बात करिए। मालू जी को लगाने का बहुत आदत है। देखिए, ये डिबेट ऐसी नहीं है कि इसमें कोई अखाड़ेबाजी हो, वो चुनाव में चल रही है, पर वहीं तक रखेंगे उसको। से चुनाव जीते हैं, हमको सब पता है और ये सब दुनिया जानती है। चलिए मालू जी, आज का विषय ये नहीं है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान करने जाए। कांग्रेस मालू जी, आज का विषय हम अगर 2000 हमने पिछली बार हमने आपत्ति दी कि कम प्रतिशत हुआ तो ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है। चलिए 2003 से पहले की बात का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए तो युग बीत गया है। कट गए, कोई किस मतदान केंद्र कहीं चला गया, निर्वाचन। चलिए मैं लौटता हूँ गलती सिद्धार्थ जी, हमको बड़े मुद्दे नहीं उखाड़ने हैं। नहीं, ये मालू जी ने उखाड़े हैं सर। हम तो इस पर आना चाह रहे हैं। हमने इस पर अभी मैं लौटता हूँ मालू जी, मतदान का प्रतिशत अधिक हुआ है। हम इस पर लौटना चाह रहे हैं कि जो आपकी रणनीति थी, उस रणनीति के चलते आप 16 में से जहां 0 पर थे, आज आप बढ़त बना रहे हैं। खुशी की बात होगी, खुशी के मौके पर नाराजगी का कोई स्थान नहीं होता है। मालू साहब को इसलिए इसको छोड़कर वो निजी रूप से आप कर लीजिए बाद में बातचीत। लेकिन सवाल है कि जो बीजेपी की बात हो रही है, मालू जी इस बात को स्वीकार करेंगे कुछ गुटबाजी रही होगी, दमों का जिक्र साक्ष्यों के साथ गौरव जी ने कहा, मैंने विदिशा की बात की है, और भी छतरपुर में भी। तो जहां तक उन्होंने अपने संगठन का जिक्र किया कि कुछ गड़बड़ियां रहेंगी तो उसको संगठन समीक्षा करेगी और ठीक करेगी। लेकिन आपका संगठन दिग्विजय सिंह या कमलनाथ जी के साथ बेहतर कामकाज कर रहा है, ये नतीजे भी बता रहे हैं। अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? भोपाल में आपकी जो स्थिति बन रही है, शाम तक स्थिति क्लियर होगी। इंदौर में काफ़ी चीज़ें साफ हो रही है, वहाँ बीजेपी की बढ़त है। लेकिन जबलपुर में आप बढ़त में हैं, और जगह सतना की अगर आप बात करें, और जगह की बात करें, तो कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। इसके लिए कमलनाथ जी के अलावा
और किसको श्रेय देते हैं आप? देखिए, ये निकाय चुनाव जो हमारे महापौर के 23 का रास्ता है ये कांग्रेस के लिए, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी जी। आप ये देखिए, विगत 18 वर्ष से हमारे संगठन पे कोई भी पद नहीं थे, हमारे पास सरकार नहीं थी, फिर भी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आप ये देखिए उस रथ के ऊपर 2 लोग सवार थे। एक हमारी लड़ाई थी पूरी महाभारत की, कौरव वर्सेस पांडव। हमारे रथ में माननीय कमलनाथ जी अर्जुन रूपी जो थे, उनके पीछे जो कृष्ण थे वो भी आप जानते हैं, और जो लड़ाई की पूरी रचना रची गई तो थी। कृष्ण का नाम लेने में कोई संकोच है क्या? नहीं, कोई संकोच नहीं है। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस में ये कहते हैं कि उनका नाम लेने से वोट कम हो जाते हैं। गलत बात है। एक सुन तो लीजिए, एक बार उन्होंने खुद ही कहा था कि मेरी पार्टी मुझको सभासी नहीं करवाती, कि मेरे जाने से वोट कम हो जाते, इसलिए मैं लोगों के साथ पंगत में संगत और बैठक की बात करता हूँ। जी नहीं, देखिए ये परसेप्शन है, पर नहीं, उन्होंने खुद कहा था, परसेप्शन नहीं है। मैं बीजेपी और हम लोग कांग्रेस के नहीं है, गौरव जी, और हमको थोड़ा सा आप बचा के चलें आपके। जी तो देखिए, ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी, जो कि एक कुशल शासक और कुशल प्रशासक भी हैं, वो एक एक कार्यकर्ता के मन की भावना जानते हैं। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे हमारे जो बागी थे 90 से 93% हमने अपने बागियों को विड्रॉ कराया, और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में दोनों ने बैठे, दोनों ने मीटिंग करी, दोनों ने पर्सनल फोन लगा के उनको समझाया, बैठाला। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी और हमने अपना डैमेज कंट्रोल किया, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता है 23 के लिए, जब हमने अपने। मालू जी सुन लीजिए किस तरह से डैमेज कंट्रोल हुआ है। मैं मौका दूंगा जब आपका टर्न आएगा, मैं मौका दूंगा। जिस तरह से सिद्धार्थ जी बता रहा किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया। कंट्रोल नहीं हुआ, डैमेज ही हो गया। नहीं कहाँ हुआ? नहीं, वो मैं तो बता रहा हूँ किस तरह से किया। जी सिद्धार्थ जी। तो हम तो हुआ। चलिए आप बोलिए। ना वो उनका टर्न आया तो सिंह साहब, ये दोनों जनों की कुशल रणनीति थी जो पूरे मध्य प्रदेश में लागू की गई थी, और आप देखिए किस प्रकार से चारों पांचों बड़े जो हमारे कद्दावर नेता हैं, किस प्रकार से अरुण यादव जी को मालवा, किस प्रकार से अजय सिंह जी जो बघालान और पूरा रीवा पूरा क्षेत्र देख रहे थे, और माननीय हमारे गोविंद सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी किस प्रकार से चंबल को संभाल रहे थे, तो कमलनाथ जी उन सबका नेतृत्व करते हुए पल पल की, हम रात में 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक मीटिंग चलती थी, और बाकायदा मॉनिटरिंग चलती थी कि कौन कहाँ पे कर रहा है, कौन रुष्ट हो रहा है, किसको कैसे करना है, हमको अगला प्लान क्या करना है। एक बात तो है सिद्धार्थ जी, जितनी मेहनत कमलनाथ जी ने इस बार की है, लगता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी मध्य प्रदेश में इतनी मेहनत तो नहीं की होगी। जिस ढंग से उन्होंने रणनीति बनाई, पूरे यात्राएं की, दौरे किए, बैठकें की, वो उनके लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा काम उन्होंने किया है। सिंह साहब, जिधर हम माननीय कमलनाथ जी एक यात्रा करते थे, वहाँ पे हमारे यशस्वी जिनको बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, वहाँ 3-3 यात्रा करते थे, पर हमारे माननीय कमलनाथ जी की एक यात्रा उनकी 3 यात्राओं पे भारी पड़ी, क्योंकि वो सत्य की बात करते थे, सत्य को रखते थे जनता के बीच में, और उनको बताते थे कि आपके 18 वर्ष में क्या हुआ। आप है ना स्वर्णिम मध्य प्रदेश पहले बोलकर आए, फिर आपने कहा विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर आपने कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। तीनों नहीं बना पाए। जब इंद्रदेव ने अपने आंसू बहा दिए झूठ के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री की सुन के, तो 3000 किलोमीटर की रोडें बह गई। तो जनता ये जान गई। आप देखिए किस प्रकार से जनता त्राहिमाम कर रही है। 10,000 गांव में आज तक अभी तक बिजली नहीं है, और माननीय हमारे जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल जी, वो स्वयं फोन लगा के और हमारे ऊर्जा मंत्री को बोलते हैं कि भैया तुम जल्दी बिजली की व्यवस्था करो, तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो ये तो इनकी जो खामियां हैं। और तीसरी बात मैं ये रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के गुट की बात करती है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। इधर एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, और एक जो बीमार भाजपा बैठी है, नरेंद्र सिंह तोमर और जयवंत सिंह पवैया, माया सिंह, इनको भी कभी आप संज्ञान में ले लिया करिए। और फिर इन सब के ऊपर जो बैठे हैं बल्लेबाज के पिताजी इंदौर में, तो कैलाश विजयवर्गीय जी की भी बात कर लिया करिए। आपने भाजपा को किस प्रकार से कैसे बिखरी है, वो उसका संज्ञान लीजिए। और आप हमेशा कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हैं। लेकिन ये तो आपके लिए अच्छा मौका है, खुशी की बात है नहीं कि अगर आपका प्रतिद्वंदी इतना कमजोर हो रहा है, गुटबाजी है, इसको आप बताकर उनको सतर्क क्यों कर रहे हैं? सतर्क नहीं कर रहे, हम इनको ये बता रहे हैं कि आप हमेशा कांग्रेस के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ जाती हैं। आप कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हैं। आज माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारे सारे के सारे जो कद्दावर नेता हैं एकजुट होके सबने सब अपने अपने क्षेत्र में काम किया, और उन्होंने काम करके दिखा दिया। चलिए, नतीजे बता रहे हैं कि आपकी टीम बेहतर काम कर रही है। लेकिन गौरव जी, क्या ये कांग्रेस की अकेली टीम बेहतरी का नतीजा है, या भाजपा की असंतोष गुटबाजी का भी नतीजा है? जैसे डैमेज कंट्रोल की बात सिद्धार्थ जी कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को, नाराज लोगों को मनाया गया, टेलीफोन पर बात की गई,
कमलनाथ जी ने बात की, दिग्विजय सिंह जी ने बात की, क्या ये डैमेज कंट्रोल बीजेपी के BD शर्मा जी, शिवराज सिंह जी या बाकी जो हितानंद शर्मा जी, वो लोग नहीं कर पाए? राघवेंद्र जी, इस चुनाव की जो सबसे बड़ी दिलचस्प घटना रही वो यही रही जो सिद्धार्थ जी ने बताई और आप जिस पर प्रश्न कर रहे हैं। अगर हम देखें, भाजपा हमेशा संवाद के द्वारा समन्वय स्थापित करने की कोशिश करती थी और बहुत पोलाइट वे में अपने कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने के लिए तैयार कर लेती थी। लेकिन इस बार पार्टी के दोनों बड़े नेता अनुशासन के डंडे के नाम पर बागी कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास करते रहे अंतिम दौर तक। लेकिन हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में शुरू से लेकर आखिरी तक कमलनाथ पोलाइट वे में एक अपील के साथ कार्यकर्ताओं से पीछे हटने की बात कर रहे थे, बागी कार्यकर्ताओं से, प्रत्याशियों से, कि आप लोग हटें, हम आपका भविष्य में ख्याल रखेंगे। एक पॉजिटिविटी जो बागी कार्यकर्ता के मन में रहती थी वो कम हुई और वो पार्टी के प्रति एकजुट होकर काम कर पाया कई जगह पर, और जिसके अपेक्षित परिणाम कांग्रेस को 11 में से 3 पर बढ़त मिलती हुई जो नजर आ रही है हमें, उसका एक नतीजा वो भी है, उसका कारण, एक सबसे बड़ा कारण ये है। बिल्कुल, लेकिन सवाल है कि बीजेपी के जो संगठन क्षमता की कांग्रेस भी दाद देती है। अक्सर हमने सुना है कि कमलनाथ जी बोलते हैं कि हमको भाजपा से नहीं उसके संगठन से सतर्क रहना है। तो जो संगठन की ताकत थी बीजेपी की, क्या वो संगठन की ताकत इस बार चुनाव में थोड़ी सी कमजोर दिखी? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि भाजपा में अब कांग्रेसीकरण भी हो गया है, कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता शामिल हो गए हैं। तो जो अब कार्यकर्ताओं को जो भाव मिलता था, जो पहले लाभ मिलता था, उस लाभ के मुकाबले बाकी लाभ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो आए हुए हैं उनको मिल जाता है, जिसके कारण वो अनुशासित कार्यकर्ता, जो पुराना अनुशासित कार्यकर्ता था, वो अब की बार रुष्ट रहा और मैदान में डटा रहा बागी और नाराजगी के साथ। बिल्कुल गोविंद जी, जो आपकी ताकत अक्सर हुआ करती थी संगठन की संवाद और समन्वय, ये दोनों चीज़ों में थोड़ी सी कमी आई है, इसलिए इस बार आपके यहाँ जो अनुशासन की कार्रवाई हुई है उसका आंकड़ा अभी तो पार्टी ने फाइनली नहीं बताया कि कितने लोगों को अनुशासन की कार्रवाई करके पार्टी का बाहर का दरवाजा दिखाया गया, लेकिन हमारे पास जो सूचना है ये आंकड़ा लगभग 1000 के आसपास है और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपके यहाँ जो बगावत हुई और बगावत के बाद जब लोग नहीं माने हैं तो पार्टी ने अनुशासन की कार्रवाई करते हुए उनको संगठन के बाहर कर दिया है। तो क्या बीजेपी इस बार अपने नाराज कार्यकर्ताओं को उस ढंग से नहीं मना पाई जो वो पहले मना लिया करती थी? आपकी इसमें राय? आपने हालांकि पहले जिक्र कर दिया कि संगठन मंत्रियों की कमी ये एक बड़ी वजह है, जिसको आपने कहा कि पार्टी समीक्षा में इस पर बात करेगी, क्या राय है? राघवेंद्र जी, जब एक पद के लिए 4 बराबर के उम्मीदवार होते हैं, सबको टिकट मिलता नहीं है। कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं थे तो वो क्या धमकी देते, क्या धोते, क्या निचोते? अच्छा, जीत वैसे ही रहे क्या? वो विधायकों को लड़वाया, क्या जीत वैसे ही रहे? और आज हमारे पास नेतृत्व की लंबी श्रृंखला है, इसके कारण टिकट एक को मिल सकता है, 4 को नहीं मिलेगा। वो 4 में नाराजगी भी रहती है, क्योंकि महत्वाकांक्षा सबकी राजनीति में कोई आरती उतारने या घंटी हिलाने तो नहीं आया, वो सत्ता के लिए आया है, वो भागीदारी के लिए आया है, वो पार्टिसिपेशन के लिए आया है। और वो जब उसकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हो सकता है कुछ दिन की नाराजगी हो जाती है, लेकिन अंततः वो पार्टी के लिए काम करता है। और जहां तक शक्ति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की पहचान है ये सख्ती से अनुशासन का को लागू कराती, चाहे हमारे 2 भी संख्या रही हो या 200 भी रही हो। हमने लगातार कभी भी कोई समझौता नहीं किया कि हम आएंगे तो ले लेंगे, हमने तुरंत उसको बाहर किया है। बड़े बड़े लोगों को बाहर कर दिया है पार्टी से। ये कहाँ, ये छोटे कार्यकर्ता या नीचे के लोग जब बागी हो जाएंगे तो ये कहाँ लगते हैं। इसलिए हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री ने सख्ती के साथ पेश आए और इसलिए कार्यकर्ताओं में मैसेज भी चला गया कि जो पार्टी लाइन के खिलाफ काम करेगा तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है हमारे पास, हमारा विस्तार भी बहुत बड़ा हो गया है। हमारे पास बाकी लोग भी, नए लोग भी आ रहे हैं और पुराने लोग भी हैं। हमारा सर्वग्राही सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी हो गई है। इसलिए अब हमें एक आ जाता है, 10 आते हैं, लेकिन उनको दूसरे आते हैं, उनको भी सबक मिलना चाहिए। अराजकता नहीं चलेगी, अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, सख्ती से इसके पेश आए। कांग्रेस के पास कुछ था नहीं, उन्होंने कहा ये जो बाकी गए उनको भी निकाल देंगे। दिल्ली में फाइनल होगी टिकट जी, इसलिए दिल्ली में बात होगी तभी बोलते हैं नए लोग आएंगे। सिद्धार्थ जी, मौका मिलेगा आपको, बीच में नहीं। इसलिए देखिए, हम तो नए लोगों को मौका भी खूब देते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि एक परिवारवाद चल रहा है, वंशवाद चल रहा है, एक परिवार का बेटा पोता सब आ गए, उसके 4 लोगों को टिकट दिए। पार्टी ने इस बारे में सख्ती से इस बार अपना उस योजना को लागू भी किया है
और नए लोगों को भी दिया है, नए जो पार्टी में थे उनको भी लाके। लेकिन मालू जी एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। नीचे का कैडर हमारा कभी नाराज नहीं होता, होएगा तो मालू जी एक सवाल, आपने कहा कि हमारे पास से अगर 7 लोग जा रहे हैं तो कई वापस भी नए लोग भी आ रहे हैं, तो जो पुराने कार्यकर्ता की जो प्रतिष्ठा थी, जो इज्जत थी, उसको आपने क्या हल्के में ले लिया, क्या किया है? क्योंकि अगर पुराना कार्यकर्ता हल्के में नहीं ले लिया जी, ये अति महत्वाकांक्षा यदि जिनकी रहेगी वो जाना है तो जाएं, हमारी इस नीति पर हम काम करें। और हम हमारे यहाँ अनुशासन का काम पालन नहीं करेगा। पार्टी संगठन ने जो निर्देश दे दिया, मैंडेट दे दिया कि उम्मीदवार है उसके लिए काम करना पड़ेगा, उस अनुशासन। चलिए मैं उसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ। पहले बीजेपी के भीतर चीजें संवाद से तय होती थी और सामूहिक नेतृत्व की बात होती थी। पहले फैसले सुनाए नहीं जाते थे, पहले विचार करके निर्णय होता था। तो जो आपके निर्णय हुए और जिस पर लोगों ने असहमति जताई, उनको पार्टी से बाहर किया। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, एक कार्यकर्ता वर्षों में तैयार होता है। एक शिवराज सिंह चौहान को शिवराज सिंह चौहान बनाने में 50 साल लग गए, एक अटल जी को अटल जी बनाने में 70 साल लगे थे। जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कई लोग बेचारे जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते दुनिया से चले गए, तब एक लीडर पैदा होता है। आपने जिलों में, संभागों में जो लीडर बने थे उनको एक झटके में पार्टी से बाहर कर दिया। ये बाहर नहीं, क्या पीढ़ी का परिवर्तन है, कम उम्र के लोगों को लाके और नया नेतृत्व तैयार करना है, पार्टी ने सोचा है बात। और इसलिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनको दरकिनार कर दिया, लेकिन सबकी अपनी उपयोगिता खुद को आदमी को अपनी पैदा करना पड़ती है। मैं लौटता हूँ, गंभीर सवाल था, आपने उसका बहुत ही पानी की तरह सब करेगी, लेकिन संवादहीनता से भी किया जा सकता है। नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है। समाज में से ही लोग आते हैं, नेतृत्व करने वाले भी समाज में से आते हैं, कार्यकर्ता भी समाज में आते हैं। तो पुरानी बात, मालू जी, गौरव जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। जरूरी नहीं, नए दौर की भाजपा है, नए दौर की भाजपा, नए दौर की राजनीति। आप क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट लीजिए। राघवेंद्र जी, मालू जी खुद महापौर पद के लिए दावेदार थे। मैं सिर्फ मालू जी से इतना पूछना चाहता हूं, क्या वो संवाद के बहाने पीछे हटे या फिर अनुशासन के डंडे के डर से पीछे हट गए थे? नहीं, पीछे हटने का और आगे बढ़ने का सवाल है। हम तो खुद स्व अनुशासन में रहते हैं, हम पीछे आगे। हमको टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, अपने काम में लगेंगे। काम दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो स्वस्फूर्त होकर लगेंगे। हम इसमें के कार्यकर्ता है। हमने ठाकरे जी के समय जो प्रशिक्षण लिया और जो गुट्टी पी है, उसमें हम किसी सम्मान की अपेक्षा भी नहीं करते। हमारे काम की, हमें जो करना है वो करते हैं। हाँ ठीक है, कुछ भावनात्मक रूप से लगाव पार्टी के लोगों से रहता है, उसमें अपेक्षा भी करते हैं कि हमको कोई कहेगा, बुलाएगा। और अगर नहीं भी बुलाता है, गौरव जी आपने नहीं है, दुखती रंग किसी भी नहीं दबानी चाहिए। जिनको जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, उनको टिकट नहीं मिला, जैसा उन्होंने शुरुआत में कहा कि 4 दावेदार होते हैं, राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी ये मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि ये इस तरीके के कार्यकर्ताओं के कारण ही पार्टी खड़ी है। जी चलिए सिद्धार्थ जी। गौरव बाबू जी, चारों दावेदारों को नहीं मिला, नए को दे दिया जी, अपने काम किया। बिल्कुल जी सिद्धार्थ जी। चलिए मालू जी, आपने बड़े मन से, बड़े दिल से ये तो स्वीकारा कि मैं सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता किसी से भी, क्योंकि आपको ये तो मालूम ही चल गया कि जो नई पीढ़ी आती है वो आडवाणी जी को उठा के पीछे बैठाल देती है, फिर घर बैठाल देती है। ये बात तो आपने स्वीकार कर ली है। चलिए, और रही बात अभी आप क्या तो नरसिम्हा राव के कैसे सामान फेंकते हैं? अरे आप वहां तक मत जाइए, आप वहां तक मत जाइए, नहीं तो मैं फेरिस्त दे दूंगा आपको। सिद्धार्थ जी आप इस विषय पर जाइए मत, जिससे चर्चा बेपटरी हो जाएगी। आप तो दूसरी बात आपने कही, जो सुनिए, आपने दूसरी बात कही कि जो नए लोग आते हैं और पुराने लोग जाते हैं, तो ये आना जाना लगा रहता है। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ लोग जो नए आए थे और उन्होंने ये बोला था चलो ठीक है, यहाँ बात नहीं होती तो दिल्ली में बात करेंगे, तो उस पे अनुशासन में कोई आपने कार्रवाई की थी क्या, या उनके दबाव में भी फिर आपको कुछ टिकट देने पड़े? नहीं, किसी ने नहीं, सुनिए पहले पूरा सुन लीजिए। नहीं, मुझे लगता है सिद्धार्थ जी, एक मिनट, मालू जी बोलते सड़क पे उतर जाइए, बोले उतर जाइए। मालू जी चर्चा आज इस पर नहीं है। मुझे लगता है कि हम पटरी से उतर रहे हैं। सीधी सी बात ये सिद्धार्थ जी, पार्टी ने आपके वरिष्ठ नेताओं को काम दिया, बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं को पीछे करके नए खून को काम दिया। तो जो आपके वरिष्ठ नेता है, 75 के पार के कमलनाथ जी है, 75 के आसपास मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह जी भी है। तो ये जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो पुराना अनुभवी नेतृत्व है, उससे पार्टी को ताकत मिली कांग्रेस के चुनाव में। देखिए, अवश्य माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी 9 बार के सांसद रह चुके हैं, 7 बार उनके नेतृत्व में मतलब केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे,
और उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है और चुनाव लड़ाने का भी उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। और ये बात जब उन्होंने मीटिंग में बताई कि मैंने बहुत बड़े बड़े चुनाव देखे हैं, उसको अब छोटे रूप में करके उन्होंने पूरा जब मॉडल तैयार अरुण किया। यादव के पास अनुभव नहीं है। आप प्लीज एक मिनट, आप विजय सिंह के पास अनुभव नहीं है। अरे कहाँ रखा था, पता ही नहीं लगा उनका तो चुनाव में। चलिए मालू जी, आपको सुनिए। मौका दूंगा मैं। सुनिए आपका जी थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिएगा। तो उसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी भी बैठे थे, उनने अपना अनुभव साझा किया, राहुल भैया ने अपना अनुभव साझा किया। सबके अनुभव मिला के कहीं कोई किसी पायदान पे अच्छा रहता है, कोई किसी जगह पे अच्छा रहता, तो उस सबको मिला के हम लोगों ने पूरा मिलके एक मॉड्यूलर तैयार किया था। उस मॉड्यूलर के रूप में हम लोग जब उतरे चुनाव में, तो हम लोगों ने बाकायदा पूरी मैनेजमेंट टीम बनाई थी। उसमें प्रवक्ताओं की टीम थी, हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी थे उन सबको बाकायदा सबको एक एक जगह 52 जिले में बांटा गया था कि आपको जाके वहाँ की रिपोर्ट लानी है, वहाँ पे क्या कमी है, कौन प्रत्याशी लड़ रहा है, कौन कौन जो हमारे पर्यवेक्षक बनाए गए थे उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। तो एक बड़ा सुचारू रूप से हम लोगों ने काम करके अपनी अपनी रिपोर्ट माननीय कमलनाथ जी को दी और हमने उनको पहले ही अवगत करा दिया था कि ये लोग ऐसे ऐसे टिकट मांग रहे हैं, कुछ भाजपा से रुष्ट आए, ये आए और ये टिकट मांग रहे हैं, हो सकता है कि ये बाद में जा भी सकते हैं या ये बी टीम है। उस पर पूरे हम लोगों ने वर्कआउट करके हमने जो टिकट दिए बड़े चुन के दिए। क्या ये पहली बार हुआ था कांग्रेस में ऐसा? जी नहीं, अवश्य पहले भी होता होगा, पर अभी जो हुआ है बड़ा सिस्टम से प्रोफेशनल तरीके से हुआ। और माननीय कमलनाथ जी ने एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो प्रभारी थे, जो पन्ना प्रमुख थे या जो हमारे पर्यवेक्षक बन के गए थे, उनको बाकायदा एक एक 2-2 घंटे का टाइम देके बैठ के उनकी एक एक चीज समझी के साहब अपने को इस जिले में ये दिक्कत आ सकती है, जिला अध्यक्ष ये बोल रहा है, जिले अध्यक्ष की ये मांग है, तो हम इसमें अगर काम करते हैं तो बाकायदा हम लोगों ने नीचे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सबकी जो भावना थी, उनकी जो चाहते थे कि उनके हिसाब से कैसे कार्य किया जाए जिससे हम बीजेपी को आगे चल के मात दे सकें, तो हमने उस सब चीज़ों को सुन के माननीय कमलनाथ जी ने उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए उसको ग्राउंड पे लाके और उसको जनता के बीच में हम लोग उतरे उसी लड़ाई पे। गौरव जी, एक बात तो है कि जीत के सब कोई होते हैं, ये पुरानी कहावत है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस 16 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। जाहिर सी बात है कि ये श्रेय उनके खाते में जाएगा, लेकिन सरकार चलाने के मामले में वो थोड़े से कच्चे साबित हो गए। वो 15 महीने सरकार चला पाए, इस पर कोई बात नहीं करता है। जरूर बीजेपी इस पर हल्ला मचाती है, लेकिन कांग्रेस में अक्सर सन्नाटा हो जाता है। तो हमारा कहना है ये कि ये जो जीत है, क्या गौरव जी ये कांग्रेस की रणनीति की जीत है या भाजपा के उस असंतोष जिसको बीजेपी संभाल नहीं पाई, जिसको मैनेज नहीं कर पाई, जिस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाई, उसका नतीजा है, या वाकई जैसा सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि उन्होंने एकदम रणनीतिक पूरी दृष्टि से काम किया, ब्लॉक से लेकर जिले और प्रदेश के कार्यकर्ताओं से बातचीत की? तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो प्रैक्टिस पुरानी है, सभी लोग करते आए हैं। लेकिन क्या इसमें बीजेपी का असंतोष कांग्रेस को माइलेज दे रहा है, बढ़त दे रहा है, या सच में कांग्रेस की ताकत है ये? नहीं, देखिए, जो मध्य प्रदेश में पहले के चुनाव के मुकाबले अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हुआ करती थी, वो गुटबाजी अब खत्म हो गई, क्योंकि एक सबसे बड़े गुटबाजी के जो नेता और जनक माने जाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया गुट माना जाता था, वो आज भाजपा के साथ हैं। अब कांग्रेस के पास संगठन इतना बड़ा नहीं बचा है कि उसमें कोई गुटबाजी की बात हो। अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और बाकी जो नेता हैं वो सब साथ में मिले हुए छोटे स्तर पर हैं जी। तो गुटबाजी तो कांग्रेस में कम हुई, एक। और दूसरा, कांग्रेस ने अब अपने आप को खड़ा करने की तैयारी शुरू की, और ये खास करके जब पिछली बार कमलनाथ की सरकार को गिराया गया था, उसके बाद कमलनाथ जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में डटे हुए हैं और इस संकल्प के साथ कि नहीं, हमें अगली बार सरकार बना पाए या ना बना पाए वो मतदाताओं के हाथ में है। मेरा सवाल यही है लेकिन कि कांग्रेस का संकल्प है या ये भाजपा की कमजोरी है? नहीं, ये कांग्रेस का, बीजेपी में जितना असंतोष इस बार था राघवेंद्र जी, उतना भाजपा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 1000 के आसपास लोगों को बाहर निकाला गया है। राघवेंद्र जी, कांग्रेस के संकल्प के साथ साथ ये भाजपा के असंतोष की भी बात है, इसे भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने जो मेहनत की है, हमें श्रेय उसको देना पड़ेगा। भाजपा की जो कमजोरी हम वो भाजपा के सामने रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं कि भाजपा आने वाले समय में उसको सुधार करके फिर चुनाव के मैदान में रोचक तरीके से उतरे, ताकि अधिक से अधिक मतदाता वोट कर सकें और जिसके भी पक्ष में देना चाहें वो हाथ दे सकें। आप और हम दरअसल इस मुद्दे पर इसी बात कर सकते हैं कि संगठन की दृष्टि से बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे हैं। कार्य समिति की बैठक उनके यहाँ भी महीनों से नहीं होती, यहाँ भी महीनों से नहीं हुई।
अगर संगठन की कार्य समिति की बैठक की बात करें तो राकेश सिंह के समय एक बार हुई थी, बीडी शर्मा के कार्यकाल में अभी एक बार हुई बैठक। बिना कार्य समिति की और चुनाव समिति की बैठक के टिकट तय हो जाते हैं। तो जहां तक संगठन की जो पटरी से उतरने की बात है, दोनों पार्टियां एक ही ट्रैक पर जा रही हैं। लेकिन मेरा सवाल, चूंकि इसको ना तो बीजेपी स्वीकार करेगी ना कांग्रेस के हमारे साथी स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये ऑन कैमरा स्वीकार करने की बात भी नहीं है, उनकी अपनी मर्यादा है। बीजेपी संगठन, कांग्रेस संगठन दोनों ही इस पर कमजोर हैं। राघवन जी, अगर हम देखें कांग्रेस संगठन के काम करने के तरीके, तो एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं कि अच्छे गुण आप धीरे धीरे स्वीकार कर पाते हैं और बुरे गुण को आप एकदम से लपक के गले लगा लेते हैं। आज अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस धीरे धीरे जो भाजपा की परिपाटी हुआ करती थी, मंडलम सेक्टर को पन्ना प्रमुख बना रही है, पेज अपने यहाँ तैयार करती जा रही है। बड़े जोर से हामी मिला रहे हैं सिद्धार्थ जी इस बात पर जी। तो कांग्रेस इस पैटर्न पर काम कर रही है जी। भाजपा इस पैटर्न पर काम कर रही थी, लेकिन भाजपा ने उसी की एक जो सबसे बड़ी बुराई है जी, कांग्रेस के अधिसंख्य कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कर लिया, अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कर लिया। तो जब नए लोग मिले तो उनके जो अवगुण थे और इनके जो गुण थे वो मैच नहीं कर पाए, मिसमैच नहीं कर पाए, और उसका खामियाजा भाजपा को आज भुगतना पूछ लेते हैं। ये जो नगर की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, मालू जी तटस्थ टिप्पणी सुन लिया आपने थर्ड एम्पायर की, गौरव जी ने बोल दिया है। अब जो स्थिति बन रही है, 16 नगरीय चुनाव, शाम तक पूरा सीन क्लियर हो जाएगा कौन किसके खाते में। लेकिन एक बात तो साफ दिख रही है कि भाजपा का संगठन और जो उसकी नीतियां थी उसके चलते आप जो सीटें खो रहे हैं उसमें कांग्रेस की संगठन की ताकत तो है ही है, लेकिन बीजेपी की कमजोरी भी है। इस वजह से आप अपनी जीती हुई सीटों को खोते जा रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी आखिरी। देखिए राघवेंद्र जी, हमेशा इतिहास रिपीट करे जरूरी नहीं, हम कोशिश करते हैं। हमारा 16 तो हाइट थी, पीक पर था 16 की 16 नगर निगम। अगर उसमें कुछ है तो हम उसमें हमारी समीक्षा जो होती है संगठन की, वो समीक्षा ये लोग जो भी जिम्मेदार लोग सब करेंगे ही कि कहाँ पर कमी रह गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर बिल्कुल नहीं है। आपने जैसा जिक्र किया कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक, तो अभी इस कार्यकाल में 4 बैठकें जो होना थी वो सब हो चुकी हैं बीडी शर्मा जी के कार्यकाल में, जब से वो बने हैं। नहीं, बाद में मेरा आशय था प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक का मालू जी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक का जो समय निश्चित होता है वो समय पर नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात, चुनाव समिति की बैठक में, चुनाव समिति की बैठक में नाम का जिक्र होता है, चाहे राज्यसभा के प्रत्याशियों की बात हो, चाहे मेयर के प्रत्याशियों की बात हो, उसके बाद निर्णय होते हैं। चुनाव समिति की बैठक के बिना ही निर्णय हो जाते हैं। ये बीजेपी में पहले कम होता था। चुनाव समिति के सदस्यों से बात करके निर्णय करते हैं। अभी पहली जब बैठक हुई इस चुनाव समिति की, उसमें भी उन्होंने उसके बाद में एक बार सारा मंथन राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के बारे में, राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव समिति की बैठक हुई क्या? संगठन महामंत्री जी और मालू जी, मंत्री जी को, मालू जी एक बात, राज्यसभा में जो नाम आपको तय करने थे उसकी पैनल बनी क्या? उसके लिए चुनाव समिति की बैठक हुई? बिना बैठक के नाम तय हो गए। तो हमारा तो समग्रता से मतलब है, हम किसी एक पॉइंट पर नहीं पकड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि जो संगठन के स्तर में गिरावट है उसकी बात कर रहे हैं। राज्यसभा में हमेशा यहाँ से कुछ जितने नाम आते हैं सब भेज देते हैं, और उसके बाद में जब केंद्रीय समिति, चुनाव समिति, वहां से निर्णय होता है। मध्य प्रदेश फैसला नहीं करता। आप सुनिए एक सेकंड, एक फॉर्मेलिटी होती है, एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया। चुनाव समिति की बैठक में 25 नामों पर बात होती है, फिर चुनाव समिति राज्यसभा के लिए 4 नाम तय करती है, 6 नाम तय करके दिल्ली भेजती है। ये एक प्रक्रिया होती है। जब आप उसका पालन नहीं करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है, कांग्रेस जो चाहे वो करे। जितने भी नाम राज्यसभा के लिए आए थे सभी नाम भेज दिए गए थे केंद्रीय चुनाव समिति, वहीं पर निकल हुआ। उसके बाद में वहां से विचार विमर्श हुआ। इसलिए कोई उसके लिए क्या चुनाव समिति की बैठक हुई? मेरा सवाल है कि क्या ये सब बात करके कर लेते हैं? बैठक तो नहीं हुई ना उसकी? जानकारी देना जरूरी नहीं है। चलिए, वो तो ये टेलीफोन पर भी चर्चा हो जाती है, वर्चुअल भी हो जाती है बैठक। ये बैठक इसमें कुछ लोग वर्चुअल जुड़े थे अभी चुनाव। चलिए, ये भी लेकिन एक प्रोसेस का पालन भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। संगठन काम करता है, संगठन में जो लोग हैं वो लोग सब लोग आपस में बैठकर मिलकर विचार विमर्श करते हैं, कोर टीम भी काम करती है और सब बैठते हैं। इसलिए किसी के एक के कारण
जैसे कमलनाथ जी ने जो कह दिया ब्रह्मवाक्य हो गया, या फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी ने ले रखी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में पद्धति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से काम करती है जी। और जिस समय जो अवसर होता है उस हिसाब से, लेकिन पद्धति का पूरा पालन करते हैं और किसी ने भी कोई विरोध आपत्ति कुछ दर्ज नहीं कराई। जो भी निर्णय हुआ वो सर्वमान्य शिरोधार्य रहा और उस पर जनता कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया। शहर की सरकार के मुद्दे पर पूरी चर्चा का मतलब यह था कि जो पार्टी अपने में सुधार कर रही है वो बढ़त बना रही है। आपने ठीक बात की कि हर बार आप 16 सीट नहीं जीत सकते, क्योंकि एक स्थिति आती है जहां से आपको नीचे आना पड़ता है। आप शिखर पर चले गए, अब ये मुझे लगता है कि ढलान है, सैचुरेशन पॉइंट पर आप चले गए थे, अब सीटें घट रही है। आपने कहा ना कि हमेशा आप एकाधिक सीट इधर उधर हो गई तो ढलान नहीं कहते हैं, ये तो प्रक्रिया है। मैंने कहा ना, इसमें जनादेश है, जनता है, मतदाता है, कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी चीजें उस पर मंथन होगा, कहाँ पर कमी रह गई। चलिए मैं पूछता हूँ, क्योंकि चर्चा का दौर खत्म हो रहा है, सिद्धार्थ जी संगठन को लेकर के उस पर मंथन करेगी ही, पार्टी करती है। सिद्धार्थ जी बहुत संक्षेप में राय, जीतने के बाद भी क्योंकि शाम तक स्थिति स्पष्ट होगी कौन कहाँ जीत हार रहा है। अभी तो हम सिर्फ रुझान पर बात कर रहे हैं और बढ़त पर बात कर रहे हैं। बाकी जो संगठन की चर्चा थी वो ये थी कि संगठन के बेहतरी से पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है और संगठन में गिरावट से पार्टी थोड़ा सा नीचे जा रही है। इसको ढलान शब्द से थोड़ा ऐतराज कर रहे हैं मालू जी, लेकिन हमारा कहना है कि 16 सीट जीत जाना सैचुरेशन है। बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी अंतिम। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के बहुत 2-4 वाक्यों में, क्योंकि समय खत्म हो गया है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व पे पूरा मध्य प्रदेश का जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो विश्वास करते हैं और हम बड़े जिम्मेदारी के साथ आपसे बोलना चाहते हैं कि 23 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और हमारा संगठन निरंतर इसी तरह कार्य करेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर ये नगर की सरकार है, लेकिन इस नगर की सरकार के प्रत्यंचा धनुष बाण पर जो है हम 2023 का निशाना साध रहे हैं। बीजेपी भी यही कह रही, कांग्रेस भी यही कह रही। तो तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा कि चर्चा में हिस्सा लिया। गोविंद मालू जी आपका भी, सिद्धार्थ जी आपका भी और गौरव चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि शाम तक परिणाम क्लियर हो जाएंगे। 5-6 बजे के आसपास पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि बीजेपी कहाँ जीत रही है, कांग्रेस कहाँ हार रही है और दोनों की स्थिति क्या है। लेकिन खास बात यह कि इस बार आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में खाता खोला है। इसके अलावा ओबीसी की पार्टी के पार्षद भी जीते हैं। तो कुल मिलाकर थर्ड पार्टी की एक तरह से मध्य प्रदेश में एंट्री हो रही है और वो है आम आदमी पार्टी। चर्चा को अब यही रोकते हैं, बहनी साथ लौटते हैं बहुत जल्द।